राजश्री रमन सीटेट क्लास में आज मैं सीटेट का यानी कि ये हिंदी सेक्शन जिसकी मैं कक्षा संचालित कर रहा हूँ लगातार पिछले 10 दिनों से और लगभग 10 टॉपिक यानी कि संपूर्ण टॉपिक को लगभग मैंने कवर कर लिया है। और आज इसी हिंदी सेक्शन के विशेष पक्षों में मैं आखिरी टॉपिक लेकर आया हूँ, अर्थात यूँ कहिए सीटेट का हिंदी सेक्शन का सबसे आखिरी बिंदु है बहुभाषिकता। तो आज हम बहुभाषिकता पर चर्चा करेंगे कि बहुभाषिकता क्या है। और आज के बाद इस हिंदी सेक्शन के सभी प्रकरणों को हम कवर करने के बाद हिंदी सेक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद प्रयास हमारा रहेगा कि जैसे जिस तरह के आपके कमेंट्स रहेंगे उस अनुसार मेरा प्रयास होगा कि मैं आगे गणित सेक्शन लेकर आऊँ, गणित सेक्शन लेके आऊँ, यानी समझ लीजिए सैद्धांतिक नहीं व्यावहारिक प्रश्नों को लेकर आऊँ, जिसका सीटेट में महत्वपूर्ण स्थान होता है और अधिकांशतः शिक्षक परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं गणित सेक्शन लेकर आऊँगा अगले वीडियो से। उससे पहले मैं इस वीडियो को समाप्त कर लूँ। बहुभाषिकता काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है और सीटेट के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, और एक ना एक प्रश्न तो फंसते ही हैं। एक प्रश्न की तो गारंटी है कि बहुभाषिकता से फंसते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे बहुभाषिकता से। तो आप सब ये जान लीजिए कि हम सब रह रहे हैं हिंदुस्तान में, अर्थात इंडिया यानी भारत। आज हम जिस देश में रहते हैं, हम वो जो भूभाग है, भूपटल है, वो है हिंदुस्तान का एरिया, भारत का एरिया, जिसे इंडिया भी हम कहते हैं, जो भारत के नाम पर विख्यात हुआ है या हिंद महासागर के नाम पर विख्यात हुआ है। हम उसी भारत के हैं। तो ये हमारा भारत एक बहुभाषी देश है, अर्थात यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 1652 भाषाओं की चर्चा की गई है कि 1652 प्रकार की भाषाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में बोली जाती है, जो संप्रेषण और संवाद का माध्यम है। अब यही हमारे विद्यालयी पक्षों को भी प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले हम समझना शुरू करेंगे कि इस बहुभाषी देश में क्या है बहुभाषिकता। तो हमारा ये देश बहुभाषी है और परिभाषा से स्पष्ट है, इंगित है कि बहुभाषिकता क्या है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव। बहुभाषिकता से तात्पर्य है एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और एक से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल को स्वीकार करना। यही है बहुभाषिकता, यानी रोजमर्रा के जीवन में जिसे हम स्थान देते हैं वही बहुभाषिकता है। हमारा ये हिंदुस्तान कई भाषाओं वाला देश है और यहाँ पर हम प्रत्येक भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम प्रत्येक भाषाओं को स्वीकार करते हैं और उन सभी भाषाओं के आधार पर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर रहे होते हैं। वही है बहुभाषिकता। अब इसका सीधा प्रभाव कक्षा कक्ष में पड़ता है, विद्यालय में पड़ता है। विद्यालय में ज्ञान देने वक्त शिक्षक के सामने शिक्षण के दौरान समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका समाधान भी निकालना होता है, उसके लाभ भी होते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे लाभ से कि बहुभाषिकता के फायदे क्या हैं, बहुभाषिकता को किन रूपों में विद्यालय में एक शिक्षक को लेना चाहिए। तो मूल रूप से सबसे पहले आप समझिएगा कि बहुभाषिकता भाषा के सम्मान का स्वरूप है, भाषाओं को स्थान देने का आधार है, रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करने का आधार है, यही बहुभाषिकता है। तो विद्यालय में जब शिक्षक जाते हैं, वर्गकक्ष का संचालन करते हैं, तो एक वर्गकक्ष में अब जैसे मान लिया जाए दिल्ली भारत का एक महानगर है और हमारे देश की राजधानी भी है। वहां पर सिर्फ बिहार के या सिर्फ दिल्ली के निवासी नहीं हैं, अपनी यूपी के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, केरला के भी हैं, असम के भी हैं, नागालैंड के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं, गुजरात के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। हमारा क्या वहां प्रयास होगा एक शिक्षक के तौर पर कि उनकी बहुभाषिकता को, उनके भाषाओं को हम महत्व नहीं दें, हमें महत्व देना होगा, अर्थात बहुभाषिकता को हमें स्वीकार करना होगा एक संसाधन के रूप में। और यही बहुभाषिकता है कि उसे स्वीकार करना होगा। उन सभी भाषा वाले लोगों को, सभी भाषा वाले छात्रों के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना होगा, तभी हम शिक्षण कर सकते हैं। अर्थात इसे समस्या नहीं, अपितु संसाधन के रूप में हमें लेना होगा। तो फायदा क्या होगा? अब जब बहुभाषिकता को आप संसाधन बनाओगे, बच्चों के बीच उसे बेहतर ढंग से बच्चों को उसकी प्रस्तुतिकरण के लिए उसे प्रोत्साहित करोगे, तो पहला फायदा मिलेगा कि मातृभाषा द्वारा वो अपने विचार को स्पष्ट कर पाएंगे। हम बिहार के हैं, बिहार में भी हम बेगूसराय से हैं, हमारी मातृभाषा है अंगिका, किसी की मातृभाषा है मैथिली। बिहार में ही कई भाषाएं हैं, कई रूपों में हम बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलता है, जो हमारी मातृभाषा या हमारा क्षेत्रीय भाषा का आधार है। यदि इन भाषाओं में हमें बोलने को तरजीह दे दी जाए,
हमें स्वीकार्यता मिल जाए तो हम अपने विचारों को ज़्यादा बेहतर ढंग से रख पाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं आपसे बातें करता हूँ और बातें करने के दौरान मैं अपनी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्लास में भी बच्चों के सामने जब अपने व्याख्यान को दे रहा होता हूँ, किसी भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ, तो आधे से ज़्यादा मैं मातृभाषा का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। मैं इसीलिए करता हूं ताकि बच्चे का भी लगाव हमारे प्रति तीव्रता से हो और मेरा भी झुकाव बच्चों के प्रति हो जाए। इसलिए मैं मातृभाषा का प्रस्तुतिकरण करता हूं। और 2019 की शिक्षा नीति भी, वर्तमान शिक्षा नीति भी कहती है कि एक शिक्षक को वर्ग कक्ष में मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए और बच्चों को भी मातृभाषा में बात करने की आज़ादी दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा सहजता से हमें जोड़ती है। अभी आप ले लीजिए, अब दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में आप रहो, आप अंगिका भाषा अर्थात बेगूसराय के हो, और मैं वहां आ जाऊं सहसा ही बस में मैं आपसे मिल जाऊं और आपकी भाषा में मैं आपसे बातें करने लगूंगा ना, तुरंत आप मेरा मोबाइल नंबर ले लोगे और आप भी मुझे अपना दे दोगे। क्यों? क्योंकि अपनत्व का भाव आया है, अर्थात मातृभाषा हमें जोड़ती है। तो क्यों ना बहुभाषिकता के तहत हम इसे महत्व दे दें, समस्या नहीं अपितु संसाधन बना दे, बालक को विचार स्पष्ट करने के अवसर दे दे। अर्थात बहुभाषिकता मातृभाषा के माध्यम से विचारों को स्पष्ट करने का जरिया है। द्वितीयतः अधिगम आसान होता है। अब देखिए, वर्ग कक्ष में मैं पढ़ाता हूं श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन में, बेगूसराय में एक महाविद्यालय है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन। मैं वहां बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूं। वहां जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो बच्चों के सामने मैं अपनी मातृभाषा का प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि बालक भी उसी एरिया के आते हैं जो अंगिका भाषा को ही जानते हैं। अब जब मैं उनसे इस भाषा में बातें करता हूं तो वो भी मेरे साथ बेहतर ढंग से कनेक्ट होते हैं और इस भाषा के माध्यम से उनके लिए सीखना सरल हो जाता है। अब जिन शब्दों को हम हिंदी में प्रस्तुत करेंगे, यदि उसी शब्द को उनकी भाषा में समझा दे तो वो आसानी से समझ लेते हैं कि ये क्या है। अर्थात सहजता होती है, सरलता होती है, बालक अधिगम आसानी से करता है। अर्थात बहुभाषिकता का फायदा है, अधिगम आसान हो जाएगा। तीसरा, शब्द भंडार इससे बढ़ेगी। शब्द भंडार क्यों बढ़ेगी? आपने हिंदी के भाषा कौशल के दौरान पढ़ा था कि जब मौखिक अवसर मिलता है, वाचन करने का एक अवसर मिलता है, संप्रेषण करने का एक अवसर, स्वतंत्र माहौल मिलता है, तो बालक खूब बातें करता है। अब बहुभाषिकता को स्थान दे दिया जाएगा तो बच्चे अपनी अपनी भाषा में बातें करेंगे। जब अपनी अपनी भाषा में बातें करेंगे तो विचारों का संप्रेषण होगा और कई दूसरे भाषी क्षेत्रों के छात्र भी अपने बातों को रखेंगे, तो दूसरे बच्चे भी उनकी बातों को सुनेंगे। अब इन विचारों के माध्यम से उनके शब्द भंडार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, इसका सबसे सुंदर उदाहरण मैं बताता हूं, बहुत ही सुंदर उदाहरण, और इसमें आपको हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा और पढ़ने के तौर पर कहीं एक कहानी का आधार भी हो जाएगा। और इससे एक और बिंदु समझ में आ जाएगी जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो सुनिए एक कहानी। शादी हुई थी मेरी, सबकी होती है और सभी की इच्छा होती है, जब तक वो कुंवारा रहता है ना तो दिली इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिले। लड़कियों की भी इच्छा होती है कि उनकी भी शादी होगी, अच्छे लड़के मिलेंगे, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। मेरी भी शादी हुई, संयोग बस कहिए कि मुझे भी वो अवसर प्राप्त हो गया, तो मेरी भी हुई। शादी होने के बाद जब मैं ससुराल गया तो मैं अंग्रेजी नहीं जानता था। मैं हिंदी भाषी छात्र हूँ, मैं हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हूँ, तो मुझे अंग्रेजी का उतना आइडिया नहीं था। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैंने पाया कि मैं जहाँ गया, जहाँ मेरा ससुराल हुआ, तो मेरी 4 सालियाँ हैं। तो सभी जब बैठती थी तो मेरे कमरे में जब आती थी जहाँ मैं रहता था, तो कुछ भी बातें करनी होती थी, कोई भी सामान लेना होता था तो वो अंग्रेजी में बात करती थी। अब देखिए, यही बहुभाषिकता दिख रहा है। वो अंग्रेजी में बात करती थी, क्या तो कोमल टॉवल देना। तो अब मैं भी चकित हो जाता, ये क्या बोल जाती है। फिर कोमल बोलती थी, दीदी टॉवल वहाँ रखा हुआ है। अब ये टॉवल क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर कभी देखते घर में आती, पूजा स्लीपर तुम्हारा कहाँ है, स्लीपर पहन लो। अब फिर मैं अचंभित, ये स्लीपर क्या हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजी तो मैं जान नहीं रहा हूँ। अब मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ कि नहीं, यदि मैं पूछता हूँ तो शुरू में ही बेइज्जती हो जाएगी कि लड़का को अंग्रेजी नहीं आता है। और वैसे देखिए, भाषा कहीं विवाद नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए, किसी भी भाषा का ज्ञान भले आपको हो। तो जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी हमारे पास होगी तभी हम ज्ञानी माने जाएंगे। हमारे पास हिंदी भी है और आपके पास योग्यता है तो आप ही ज्ञानी हो। लेकिन फिर भी मैं भी थोड़ा शर्मीला टाइप का था, तो मुझे अजीब सा उस समय लग रहा था।
कि कैसे मैं कहूँ कि एक टॉवल क्या होता है, क्या बोले। कभी आती थी मुस्कान, जी अजी पिलो ले आऊँ। अब मुझे समझ ही नहीं आता था ये पिलो क्या होता है, तो मैं गौर करना अब शुरू कर दिया। अब पूछता नहीं था कि आपने पिलो क्या बोला, मैं गौर करना शुरू कर दिया कि ये करते क्या क्या है। तो मैं इस चीज पर नोटिस किया कि जब भी स्लीपर बोला जाता था ना तो चप्पल की ओर इशारा होता था, जब भी टॉवल बोला जाता था तो कई बार मैंने गौर किया कि टॉवल के बाद किया क्या जाता था, देखते थे तौलिया ले लिया जाता था। और पिलो की जब भी चर्चा होती थी तो मेरे पास एक तकिया आ जाता था सर के नीचे। और कभी कभी स्पून की बात होती थी ना तो चम्मच आ जाता था खाली भोजन वाली थाली में। तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इन चीजों को संबोधित किया जा रहा है स्पून, टॉवल, पिलो के माध्यम से या स्लीपर के माध्यम से। ये मैंने कैसे सीखा? अर्जन किया, अनायास ही किया। इसके लिए हमने सीखा नहीं उस भाषा को, अर्थात भाषा का हमने अर्जन कर लिया, जो सहसा ही सीख लिया। अद्वितीयता शब्द भंडार में वृद्धि हो गई। बहुभाषिकता के कारण शब्द भंडार में वृद्धि हुई कि दूसरी भाषाओं का प्रस्तुतिकरण हो रहा था, लेकिन उस भाषा के माध्यम से मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि उस प्रस्तुत शब्द के माध्यम से किया क्या जा रहा है। तो पता चला स्लीपर बोलने के बाद चप्पल पहना जा रहा है, स्पून बोलने के बाद थाली में चम्मच डाला जा रहा है, पिलो बोलने के बाद मेरे सर के नीचे तकिया लगाया जा रहा है, टॉवल बोलने के बाद मैं जब स्नान करके निकलता था तो मेरे शरीर के ऊपर ये जो तौलिया होता है वो डाल दिया जाता था। यानी मैंने अर्जन भी किया और द्वितीयता शब्द भंडार में भी वृद्धि हुई। अर्थात बहुभाषिकता क्या कर रही है? शब्द भंडार में वृद्धि करती है। साथ ही इससे मौखिक कौशल का विकास होता है। यदि आपको बोलने का अवसर दे दिया गया है, बहुभाषिकता के आधार पर मातृभाषा के माध्यम से आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर दे दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आपकी कुशलताएं विकसित होगी, आप मौखिक संप्रेषण में दक्ष हो जाओगे। इसके अलावा विद्यालय में छात्र की संख्या बढ़ जाएगी। अब संख्या क्यों बढ़ेगी? संख्या इसलिए बढ़ेगी क्योंकि बच्चों को उसकी भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। पहले बच्चे नहीं आते थे क्योंकि उनकी भाषा को तरजीह नहीं दी जाती थी। बच्चे गांव के थे, भाषा अंग्रेजी था, बालक नहीं समझ पाता था, विद्यालय छोड़ दिया। लेकिन जब बहुभाषिकता को स्थान दिया गया तो किसी भी भाषा के क्षेत्र के बच्चे हो, उन्हें उन्हीं की भाषा में बात करने का, अपने विचारों को रखने का अवसर दिया जाने लगा, तो बालक भी अब विद्यालय में सहज हो गए। और जब वो सहज हुए तो विद्यालय आना प्रारंभ कर दिए। अब ये चीज आपको मिलेगा। सीबीएसई विद्यालय देखिए अपने ही बेगूसराय में है या किसी भी शहर में है, वहां बातें हिंदी में, वहां की लैंग्वेज में की जाती है। पढ़ाया भले ही इंग्लिश में जा रहा है, पर जब संप्रेषण होता है, पढ़ाने के बिंदु को भी समझाया जाता है, तो माध्यम हिंदी हो जाता है, अर्थात हमारी भाषा से जुड़ जाता है। बालक भी विचारों को अपने भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं, जिसके कारण सहजता होती है। अर्थात आधार क्या है? बहुभाषिकता का, कि इससे विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, यानी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, जब तक बहुभाषिकता को महत्व नहीं दिया जाएगा, एक दूसरे राज्य के छात्र दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने नहीं आएंगे। यदि दिल्ली के भिन्न भिन्न विद्यालयों में यह कह दिया जाए कि इस विद्यालय में सिर्फ असमिया भाषा वाले आएंगे और इस विद्यालय में सिर्फ हिंदी भाषा वाले आएंगे, तो असमिया असम में ही रह जाएगा, हिंदी हिंदी में ही रह जाएगा। बताइए, संस्कृति का आदान प्रदान होगा? नहीं होगा। लेकिन एक ही विद्यालय में सभी भाषाओं वाले छात्रों को महत्व दे दिया जाए, उनके विचारों को स्पष्ट करने का रास्ता खोल दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उनकी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होगा। हम बिहू पर्व से अवगत हो जाएंगे, वो छठ पर्व से अवगत हो जाएंगे, हो सकता है हम ओणम से हो जाएं, वो बिहू से हो जाएं। अर्थात एक दूसरे के पर्वों से परिचित होंगे, एक दूसरे के विचारधारा से परिचित होंगे, संस्कृति से परिचित होंगे, रीति रिवाज से परिचित होंगे। और इससे परिचय कराने का काम कौन किया? हमारी बहुभाषिकता। अर्थात बहुभाषिकता कई क्षेत्रों में हमारे लिए फायदा कारक है। अब आता है कि इसकी समस्या आखिर तब क्या है? जब फायदे ही दिख रहे हैं तो फिर बहुभाषिकता समस्या कहां है? क्यों शिक्षक बहुभाषिकता का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वर्ग कक्ष में इस चीज से दूरी बनाते हैं? तो इसका स्पष्ट आधार देखिए है कि अध्यापक को भाषा का ज्ञान नहीं होना बहुभाषिकता को समस्या दिला देता है। आप शिक्षक विशेष के तौर पर वर्ग कक्ष में जाते हो और आपको भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं भाषाओं को नहीं जान रहा हूं, तो बालक मेरे क्लास में सहज नहीं है। ये निरर्थक है, ये आपकी सोच की मिथ्या है, मिथक है। यदि आप अपनी भाषा, आप भले सभी भाषाओं को नहीं जान रहे हैं,
लेकिन बच्चे यदि अपनी भाषा में अपने बातों को रख लेते हैं तो वो आपकी कक्षा में सहज हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह समस्या हमारी है, ये शिक्षक के सामने समस्या खड़ी होती है कि जब वो कक्षा में जाते हैं तो उन विभिन्न भाषाओं को वो समझ नहीं पाते हैं, जिनके कारण इन्हें उन बच्चों को संभालना सहज नहीं होता है। द्वितीयतः भाषा के प्रति रुचि नहीं है। अब रुचि नहीं से क्या तात्पर्य है? हम हिंदी माध्यम के हैं, बच्चा असमिया है, असम का बच्चा है, असमिया भाषा में बोल रहा है, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब जब हम उसके ओर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर है कि हम उसकी भाषा में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम रुचि ही नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण हमें आभास ही नहीं होता है और हम उस भाषाओं को सीख भी नहीं पाते हैं और हमें अनुभव नहीं होता है कि बच्चे हमसे पूछ क्या रहे हैं। अब देखिए, आप भोजपुरी भाषा आप नहीं जानते हो ना? नहीं जानते हो, मैं भी जानता हूं। बेगूसराय का कोई भी व्यक्ति भोजपुरी भाषा नहीं जानता है, वो अंगिका जानता है। लेकिन भोजपुरी फिल्म देखने में हमें बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि हम उस भाषा के प्रति रुचि दिखा रहे हैं और इसी रुचि के कारण आधे से ज्यादा शब्द भोजपुरी के हम बोल लेते हैं, उसकी भाषा को हम पूर्णतया समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रुचि दिखाई है। इसी तरह एक शिक्षक यदि अन्य भाषाओं के क्षेत्र में भी रुचि दिखाएगा तो निश्चित तौर पर सहजता से शिक्षण कर लेगा, बहुभाषिकता साधन बन जाएगी। लेकिन शिक्षक के पास यहां भी कमी है कि अध्यापक वर्ग कक्ष में भाषा के प्रति रुचि ही नहीं दिखाते हैं। तीसरी समस्या, संप्रेषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम तो बातें कर लेते हैं, उनकी बातों को समझ हम नहीं पाते हैं। वो हमसे बातें कर लेते हैं पर वो हमारी बातें नहीं समझ पाते हैं। अर्थात द्विमार्गी जो प्रक्रिया है वो द्विमार्गी हो ही नहीं पाती है, एक मार्गी रह जाती है। हमें हिंदी का सिर्फ ज्ञान है, सामने वाला अंग्रेजी जानता है, हम हिंदी बोलते गए, वो समझा ही नहीं, उधर से वो अंग्रेजी बोलता गया, हम समझे नहीं। अर्थात द्विभाषा का स्वरूप आ जाता है और इस कारण बहुभाषिकता हमें भेद उत्पन्न कर देती है। हम बच्चों को सहजता से अपनी ओर समेट नहीं पाते हैं, तो समस्या उत्पन्न होती है। कौशल, हमारी भाषाई कौशल प्रभावित होंगी। यानी हम किसी एक विशेष भाषा में दक्षता लेना चाहते हैं पर दक्ष हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? अब देखिए, एक ही घर में यदि माता पिता हैं और दो भाषा के माता पिता हैं और उनकी संतान यदि है तो किसी एक भाषा पर पकड़ बनाना उसके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि कभी माँ की भाषा पर ध्यान देना होता है, कभी पिता की भाषा पर ध्यान देना होता है। इस कारण से भाषाई कौशल हमारा प्रभावित हो जाता है कि हम किस प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत करें, उसमें हमें कठिनता का अनुभव होता है। इसके बाद आता है कि इन समस्याओं का हम समाधान कैसे करें। साथ ही एक है क्षेत्रीय भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। यानी आप हैं बिहार के तो बिहार की भाषा क्यों बोलते हो, कोई बंगाल का है तो बंगाली भाषा बोलता है, इसका भी प्रभाव वर्ग कक्ष में पड़ता है और शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित हो जाता है, समस्याएं बनती हैं। साथ ही अब आता है कि समस्या को दूर कैसे करें। फायदे इतने दिखे, उसके बाद समस्याएं भी इतनी दिखी, अब इन समस्याओं को हम दूर करें कैसे? जरूरी तो है, क्योंकि समावेशी कक्षा भी है और हमारा हिंदुस्तान बहुत विशाल है, तो हिंदुस्तान में भेदभाव तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सबको एक साथ रहना है। तो भेदभाव मिटे कैसे? तो ये तभी मिट सकता है जब विभिन्न प्रकार के समाधान के स्वरूप को हम अपनाएं। यानी पहला प्रयास किया जा सकता है कि एक शिक्षक बहुभाषिकता को कभी समस्या नहीं समझे, समस्या की बजाय बहुभाषिकता को शिक्षक संसाधन समझ ले और संसाधन समझ करके यदि बच्चों को ज्ञान देगा तो अवश्य ही बच्चों के ज्ञान को निर्धारित करेगा, भाषाई विकास में भाषाई कुशलता को विकसित करेगा। और सीटेट में इसी लाइन से प्रश्न अधिकांश पूछता है कि एक भाषा शिक्षक को बहुभाषिकता को किस रूप में लेनी चाहिए। ऑप्शन आएगा, आपको टिक करना होगा, समस्या नहीं संसाधन के रूप में लेनी चाहिए। कभी भी समस्या नहीं माननी चाहिए। समस्या मानेंगे तो बातों को, विचारों को स्पष्ट करने की आजादी हम नहीं देंगे। हम एक भाषा को आधार बना के सबको ज्ञान देंगे तो फिर भारतीय संदर्भ में ये जो विभिन्न प्रकार के द्वंद्व हैं ये समाप्त नहीं होंगे, अपितु द्वंद्व बढ़ेंगे। हमें द्वंद्व समाप्त करना है, सबको समेट कर चलना है, तो बहुभाषिकता को संसाधन बनाना होगा। दूसरा, बालकों के मातृभाषा को महत्व देना होगा। अब बहुभाषिकता तभी संसाधन बनेगी ना जब उन्हें उनकी भाषा में बात करने की हम आजादी दे दें। बालक किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र विशेष का हो, उसको हम उसकी भाषा में बात करने को आजादी दे दें। यदि आजादी देंगे तभी संसाधन बनेगी बहुभाषिकता और बालक स्वतंत्र होकर के अपने विचारों को स्पष्ट कर देंगे। यानी अब ये विचार कैसे स्पष्ट करेंगे? जब बोलने का भी अब हम अवसर देंगे। अब सिर्फ मातृभाषा प्रस्तुतिकरण का चांस नहीं दे दें, अपितु उस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बोलने का भी माहौल दे दे कि बोलो बेटा,
अब वो बोलेगा तभी अपने विचारों को बेहतर ढंग से रख पाएगा। और साथ ही मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, इसके अलावे जितनी भी दूसरी भाषाएं हैं उन भाषाओं को भी सीखने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। अब हो सकता है कि बालक भोजपुरी जानता है, आप दिल्ली में हो, प्योर हिंदी पढ़ाते हो, तो आप कहिए कि बेटा आप भोजपुरी में बोलो, अपने विचारों को रखो, खुल के आप भोजपुरी में बातें करो, लेकिन साथ ही आप हिंदी को भी सीखो, अंग्रेजी को भी सीखो, ताकि भारत के किसी भी कोने में जाओ तो आपको जीवन जीने में सहजता हो, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तब बालक को आज़ादी मिल गई है। बच्चे को लगेगा कि शिक्षक हमें हमारी मातृभाषाओं को भी तरजीह दे रहे हैं, हमें अवसर उस भाषा में बात करने को दे रहे हैं, साथ ही एक शिक्षक हमें दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, तो बालक निश्चित तौर पर सीखेगा और यह भी संसाधन का स्वरूप हो जाएगा, बहुभाषिकता। साथ ही कक्षा का आप बेहतर भाषाई माहौल बना दीजिए। यदि माहौल बेहतर होगा तो बालक निश्चित तौर पर सीखेगा। अब इसी माहौल को देखिएगा, अंग्रेजी हम स्पोकन सीखने जाते हैं ना, तो वहां क्या कहा जाता है कि इस अंदर में आने के बाद आप सब अंग्रेजी में बातें करना शुरू कीजिए। अब थोड़ा बहुत अवसर मिलेगा तो अंग्रेजी भाषा को सीख जाएंगे। यदि यही माहौल दे दिया जाएगा तो जिस भाषा को प्रोत्साहित किया जा रहा है उस भाषा को सीख भी ली जाएगी। विचार रखे अपनी भाषा में, लेकिन कुछ हद तक इसका भी माहौल दे दे, बेहतर माहौल आप बनाइए ताकि बालक अन्य भाषाओं को भी सीख जाए और इससे बहुभाषिकता को महत्व मिलेगा। अब इसके साथ साथ है कि त्रिभाषा सूत्र को भी इससे बढ़ावा दीजिए। अब त्रिभाषा फॉर्मूला कहता है कि भिन्न भिन्न भाषाई आधारों को बनाइए, अर्थात पहला बिंदु कहता है कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को लीजिए, दूसरा कहता है कि विदेशी भाषा को स्थान दीजिए, तीसरा कहता है राजभाषा। यानी बालक इनमें से किसी भाषा को जानना है तो उस भाषा में अपने विचार को रख सकता है। अब आज़ादी मिल गई, बहुभाषिकता संसाधन हो गया, इस आधार पर बालक अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। अब देखिए ये त्रिभाषा फॉर्मूला आया कैसे। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई है, यह माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए 1948 ईस्वी में ताराचंद समिति का गठन किया गया। उस समिति ने ही सबसे पहले दो भाषाओं को विकसित करने का प्रयास किया, एक को कहते हैं मातृभाषा और दूसरे को कहते हैं संघीय भाषा। तत्पश्चात फिर आगे बढ़ते हुए मुदालियर जी का नाम आप जानते हैं, 1952 जो मुदालियर कमीशन है, उस कमीशन के तहत भी दो भाषाओं को ही महत्व दिया गया, तो दो सूत्री हो गया। लेकिन इसके बाद जब आगे बढ़ा तो सबसे पहली बार इस पर त्रिभाषा सूत्र पर काम किया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल 1956 ईस्वी में, और यहीं से त्रिभाषा फॉर्मूला को स्थान दिया गया, यहीं से त्रिभाषा सूत्र आया जिसमें महत्व दिया गया मातृभाषा को, विदेशी भाषा को और राजभाषा को। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसमें हम आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग सहजता से बातें करते हैं। विदेशी भाषा अर्थात अन्य देशों की कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, चाइना हो, अन्य जितनी भी जापानीज हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो। साथ ही राजभाषा अर्थात हमारे राष्ट्र की जो मूल भाषा होगी, जैसे हिंदी। अब देखिए इसमें चर्चा हुई त्रिभाषा सूत्र की, बात आई राजभाषा की। अब यहां से भी एक कहानी है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो भारत के संपूर्ण भूभाग को एक करने के लिए राष्ट्रभाषा की कल्पना की गई और कहा गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन इस पर दक्षिण के क्षेत्र के लोगों ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी हम पर नहीं थोपी जानी चाहिए। यदि हमारे ऊपर हिंदी थोपी गई तो हम एक अलग राष्ट्र बना लेंगे। अब यहां पर विरोध उत्पन्न हुआ तो देश के महान विद्वानों और राजनेताओं ने कहा कि नहीं, हमें अखंड भारत बनाना है, इसे टूटने नहीं देना है, तो भाषाई समझौता करना होगा। और उसी समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बजाय राजभाषा घोषित कर दिया गया। और आज तक विडंबना है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदी हमारी मूल में बसी हुई है, लेकिन हमारी हिंदी संपूर्ण भाषा नहीं है, अब तो सिर्फ राजभाषा बन के रह गई है। अब यह राजभाषा से राष्ट्रभाषा कैसे बने, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए त्रिभाषा सूत्र आया है। वस्तुतः समझिए त्रिभाषा सूत्र इसीलिए आया है, समझिए कैसे। तो त्रिभाषा सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ी सबसे पहला हिंदी को संपर्क भाषा बनाने हेतु, हिंदी को ज्यादा महत्व दे दिया जाए। हिंदी कैसे आगे बढ़े, तो त्रिभाषा फॉर्मूला लाया गया जिसमें राजभाषा को स्थान दिया गया है, अर्थात वो राजभाषा हमारी हिंदी है। जैसे तीन भाषाओं में प्रमुखता से स्थान दिया गया, एक विदेशी भाषा और एक मातृभाषा या क्षेत्रीय। इसके बाद हिंदी भाषा की वृद्धि हो, इसकी प्रगति हो, इस उद्देश्य से भी त्रिभाषा फॉर्मूला लाया गया। साथ ही भाषाई विवाद ही मिट जाए।
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो भाषाई विवाद होता है ना, कि इस भाषा के कारण वो राज्य अलग हो गया, इस भाषा से वो बंगाल गुजरात से अलग हो गया, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आंध्रा से तेलंगाना, ये जो विखंडित हो रहा है ये भाषाई आधार है। यदि धीरे धीरे संपर्क भाषा हिंदी हो गई तो धीरे धीरे हिंदी संपर्क के साथ साथ राष्ट्र की भाषा बन जाएगी, और जब पूरी राष्ट्र की एक भाषा हो जाएगी तो कभी भाषा विवाद ही उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से राज्यों का विभाजन नहीं होगा, अर्थात बहुभाषिकता धीरे धीरे ऐसे संसाधन के रूप में परिणत हो जाएगी कि बहुभाषिकता पूर्ण रूप से एक भाषा के तौर पर परिणत होते हुए हिंदी में आ जाएगी, अर्थात बहुभाषिकता ही समाप्त हो जाएगी। हिंदी को बढ़ावा मिलेगा त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत, तो इसको पूर्ण रूप से कहिए समापन कर दिया जाएगा, और बनेगी क्या? राष्ट्रीय अखंडता, जिसकी चर्चा, जिसकी कल्पना हमारे राष्ट्र के उन महान नेताओं, उस महान समर्पित कार्यकर्ताओं ने किया था जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। उन लोगों की सोच थी अखंड भारत की, और भारत अखंड तभी होगा जब भाषा एक होगी। अभी हमारी भाषा एक नहीं है। इसी धीरे धीरे इसे समाप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न विद्वानों और विचारकों और विभिन्न संगठन एवं यूं कहिए कि कमीशनों के माध्यम से, आयोगों के माध्यम से त्रिभाषा फॉर्मूला लाया गया, और उसमें राजभाषा को स्थान दिया गया है कि एक वो भाषा प्रमुख रूप से रहेगी ही। और यही कारण है कि आप देखना, जब परीक्षा का पैटर्न आता है तो क्वेश्चन पेपर पर प्रश्न हमेशा हिंदी में रहती है, अंग्रेजी में भी रहती है, और तीसरे भाषा के तौर पर एक क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है जो होता है कभी बंगला में प्रश्न, बंगाल के एरिया में बंगला में, कन्नड़ के एरिया में कन्नड़ में, अपने एरिया में हिंदी के साथ साथ ये रहता है, साथ में एक तीसरा उर्दू को जोड़ दिया जाता है। यानी त्रिभाषा फॉर्मूला को स्थान दिया जा रहा है, लेकिन हिंदी को नहीं छोड़ा जा रहा है। हिंदी को इसीलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि धीरे धीरे ये संपर्क भाषा बन जाए, और जब संपर्क भाषा बनेगी तो बहुभाषिकता समाप्त हो जाएगी, भाषाई विवाद मिट जाएगा, हमारी हिंदी को बढ़ावा मिल जाएगी, और आखिरकार हमारी राष्ट्रीय अखंडता बन जाएगी। हिंदी एक होगा, संपूर्ण भारत हिंदीमय होगा। अर्थात हिंदी को एक करने के लिए राजभाषा को त्रिभाषा फॉर्मूला में प्रमुख स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से सीटेट का हमारा हिंदी शिक्षण समाप्त होता है। इसके बाद हम गणित शिक्षण लेकर के आएंगे। ये हमारा टॉपिक, ये प्रकरण, आज का हमारा ये आखिरी बिंदु आपको कैसा लगा, इसके संदर्भ में आप कमेंट जरूर करना, ताकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें एक बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी और हमें और अभिप्रेरित करेगी कि नए बिंदु विशेष को लाए। और अभी प्रेरणा बस निश्चित तौर पर मैं आपके लिए गणित शिक्षण लेकर के आऊंगा, यानी टीचिंग का गणित की गणित बच्चों को कैसे पढ़ाई जानी चाहिए। इससे संबंधित बिंदु एक एक करके मैं गणित को लाऊंगा, और गणित का भी समापन ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने हिंदी का किया है, संपूर्ण कवर में करूंगा। तो निश्चित तौर पर हमारे ये वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लगे तो आप कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे वाले बटन को दबाना, लाइक करना, और निश्चित तौर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। साथ ही इसे इतने शेयर करें कि निश्चित तौर पर अधिकांश छात्रों के पास जाए जो बीएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, या शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, तो उन्हें यहाँ से फायदा मिले। तो निश्चित तौर पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भी करने के लिए प्रेरित भी कीजिए, और शेयर जरूर कीजिए। आप सब फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, इन सब पर इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे। यदि इन माध्यमों से मेरे इस लेक्चर को यदि आप पोस्ट कर देते हो तो निश्चित तौर पर ये अधिक लोगों तक जाएगा और वो मोटिवेट होंगे मेरे इस लेक्चर से। तो निश्चित तौर पर अभी प्रेरणा बस मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस क्लास को निश्चित रूप से वो सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह से मेरा वीडियो यदि अन्य लोगों तक बढ़ता है तो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं, तो फिर मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा, और मैं फिर रोज इसी तरह से एक नए वीडियो आपके लिए लाऊंगा। आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गणित सेक्शन के साथ।